Hello everyone, welcome to the Lakshmi Kanta competitive classes and subscribe to my channel for preparation of competitive exams. Inside daily quiz के इस सेशन में we will solve 5 MCQs, that is multiple choice type questions. And first question है, digital news media and over the top platforms in India are regulated by. जो ओवर द टॉप या OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं इंडिया में उनको कौन रेगुलेट करता है या किसके अंडर ये आते हैं? तो फर्स्टली वी शुड नो OTT प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं. OTT प्लेटफॉर्म्स आर द ऑडियो एंड वीडियो होस्टिंग एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज. जो ऑडियो और वीडियो के होस्टिंग एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो या हॉटस्टार, ये सब क्या है? OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि शॉर्ट मूवीज या फीचर फिल्म एंड वेब सीरीज को रिलीज करते हैं एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. एंड ये जो डिजिटल न्यूज मीडिया एंड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ये आते हैं, ये इनको रेगुलेट करते हैं. एंड ये 2021 के जो रूल्स हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो कि 2021 के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. फाइन. सेकंड क्वेश्चन है, मूवमेंट्स इन द करेंसी एसेट्स फॉरेन करेंसी एसेट्स दैट इज FCA इन इंडिया occur mainly on account of. फॉरेन करेंसी एसेट्स की मूवमेंट्स इंडिया में किसके बेसिस पे होती है? तो मूवमेंट्स इन द FCA occur mainly on account of purchase and sale of foreign exchange by RBI. जो भी परचेज एंड सेल होती है फॉरेन एक्सचेंज की उसके बेसिस पे होती है. और इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सटर्नल एड रिसिप्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, इन सब के बेसिस पे FCA की मूवमेंट होती है इंडिया में. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय RBI, ये भी करेक्ट है. फिर इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी ट्रू है. एक्सटर्नल एड रिसीव्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड इफेक्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स. तो इन चारों ही बेसिस पे इंडिया में फॉरेन करेंसी एसेट्स की मूवमेंट्स होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन इज बीइंग टर्म्ड एज वंडर मटेरियल ड्यू टू वेरियस प्रॉपर्टीज इट एक्सिबिट्स. इट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ग्राफीन जो कि एक 1 एटम थिक कार्बन बेस्ड मटेरियल होता है, ग्रेफाइट से बनता है एंड इज नोन टू हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी. हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी, फ्लेक्सिबल होता है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी फास्ट इन ग्राफीन एंड हेंस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्ट्रा फास्ट ट्रांजिस्टर्स. Thus it can be used in wearable devices to monitor basic bodily functions. जो बेसिक बॉडीली फंक्शंस को मॉनिटर करने के लिए वियरेबल डिवाइसेस होते हैं उसमें ग्राफीन को यूज करते हैं बिकॉज इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स वेरी फास्ट. और ग्राफीन में ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिविटी होती है विद एन अप्लाइड वोल्टेज. Graphene is said to be ideal for photonic applications. Thus, it can be used in solar cells, LEDs, touch screens, lasers, etc., which work on the principle of photoelectric effect. Photoelectric के बेस पे जो भी डिवाइसेस काम करते हैं जैसे सोलर सेल्स, LEDs, टच स्क्रीन्स, लेजर्स, इन सब में ग्राफीन यूज होता है. An optical fiber coated with graphene is used to detect an antibody that is found in blood plasma, which is an indicator of presence of cardiovascular diseases. ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं ग्राफीन को यूज करके जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस
की प्रेजेंस बताता है बॉडी में। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। वेरेबल डिवाइसेस लाइक हार्ट रेट मॉनिटर्स, सोलर सेल्स, टच स्क्रीन्स, बायोसेंसर्स। तो इनमें से किस किस के लिए ग्राफीन को यूज करते हैं? तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑल 4 आर करेक्ट, क्योंकि सभी में ग्राफीन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सीनो कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड वेलफेयर मेजर फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी इंक्लूडिंग रिजर्वेशन। तो सीनो कमीशन जो है सर S.R. सिन्हो इसके हेड हैं, एंड ये जो कमीशन बनाया गया था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड वेलफेयर मेजर फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जो कि जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, उनके वेलफेयर और रिजर्वेशन के लिए ये कमीशन बनाया गया था। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। And at present, persons who are not covered under the scheme of reservation for SC, ST and other backward classes and family has gross annual income below 8 lakh rupees are identified as EWS for benefit of reservation. So जो SC या ST कास्ट को बिलोंग नहीं करते या अदर बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते, लेकिन एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से बिलो है, तो उनको EWS कैटेगरी में रखा जाता है एंड रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाता है। इस कमीशन में जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें। ठीक है, तो सीलिंग फॉर डिटर्मिनिंग EWS 8 लाख रखी गई है, बिलो 8 लाख, जो कि सेम है एज OBC, सेम एज द लिमिट फॉर डिटर्मिनिंग द अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्रीमी लेयर बोलते हैं इसको, ये जो 8 लाख की लिमिट रखी गई है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट। एंड अंडर द 2019 नोटिफिकेशन, persons who are not covered under the scheme of reservation for SC या ST and OBC and whose family has gross annual income below rupees 8 lakh are to be identified as EWS for benefit of reservation. EWS reservation was granted based on the recommendations of a commission headed by Major General retired S.R. Sinha. The Sinha Commission recommended that all below poverty line families within the general category as notified from time to time, and also all families whose annual family income from all sources is below the taxable limit. Below the taxable limit means 8 lakh से below should be identified as EBC, means economically backward classes. लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन हमारा नॉमिनेटेड मेंबर्स से रिलेटेड, जो कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है कि ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट आई विल शेयर सम इंफॉर्मेशन कि राज्यसभा में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही पार्लियामेंट के हाउसेस में सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। सो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर presidential elections. Therefore, nominated members cannot vote in this section. क्योंकि जो nominated members होते हैं वो presidential elections में वोट नहीं कर सकते। In 1985, the 10th schedule, popularly known as the anti-defection law, was added to the Constitution. 1985 में 10th schedule, जिसको कि popularly anti-defection law कहते हैं, ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें जो MPs अपनी पार्टी चेंज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाई किए हैं। द लॉ स्पेसिफाइज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय MPs इनवाइट एक्शन अंडर द लॉ। द लॉ कवर्स 3 टाइप्स ऑफ सिनेरियोज
विद रिस्पेक्ट टू एन MP स्विचिंग पार्टीज। 3 टाइप के सिनेरियोज हैं इस लॉ में जिसके अंडर कोई MP पॉलिटिकल पार्टी से एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी में शिफ्ट हो सकता है। The first is when a member elected on the ticket of a political party voluntarily gives up membership of such party for words in the house contrary to the wishes of the party। voluntarily अगर give up करे membership को, ठीक है। Second possibility is when an MP who has won his or her seat as an independent candidate after the elections joins the political party। अगर independent candidate के तौर पर इलेक्शन में पार्ट लिया तो बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो इन बोथ दीज इंस्टेंसेस द MP लॉस्ट द सीट इन द हाउस ऑन चेंजिंग और ज्वाइनिंग अ पार्टी। लेकिन हाउस में दोनों ही सर्कमस्टांसेस में सीट लॉस होती है MP की। द थर्ड सिनेरियो रिलेट्स टू नॉमिनेटेड MPs। इन देयर केस द लॉ स्पेसिफाइज दैट within 6 months of being nominated to the house they can choose to join a political party। नॉमिनेशन के within 6 months पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का चूज कर सकते हैं जो नॉमिनेटेड MPs होते हैं। एंड द स्टेटमेंट्स आर दैट नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हैव द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा विद द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने का राइट नहीं होता। सेकंड है द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर सब्जेक्टेड टू डिस्क्वालिफिकेशन इफ दे जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड टू द हाउस। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर वो 6 months के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये राइट नॉमिनेटेड मेंबर्स को होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। फाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।